नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आज हमने भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले का 3 पार्ट तक का वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए और आप अपनी एनसीईआरटी बुक से अच्छे से तैयारी करिए या ये वीडियो को रोक के आप सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए और बढ़िया से रिवीजन करिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम इस कड़ी में देखते हैं कि हमारा पहला नंबर प्रश्न है, ये वर्ग 10 के लिए प्रश्न है। हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम जो है पूछे जा रहे हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस आंदोलन में महिलाओं, मजदूर वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व अशिक्षित लोगों की भागीदारी मिली। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी जो है प्रभावित किया। नंबर 2 में देखिए कि इस आंदोलन में महिला की भागीदारी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि महिला का प्रवेश सार्वजनिक जीवन में होने लगा। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी बृहत स्तर पर देखने को मिला। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्ग का राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इसके कारण ब्रिटिश वस्त्र के आयात में गिरावट आई तथा अन्य वस्तु के आयात भी प्रभावित हुए। इस स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला। इस आंदोलन में संगठन बनाने के नए तरीके का इस्तेमाल हुआ, जैसे वानर सेना एवं मंजरी सेना इत्यादि। प्रभात फेरी का आयोजन कर तथा पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल करने में भी लोगों संगठित करने का एक नया तरीका अपनाया। तो चलिए, ये था आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम जो हुआ उसके बारे में ये जानकारी था। तो चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए या तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक को जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके अंदर भी ये बात जो है आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके 2 कारण। तो आंसर जानते हैं, इसका उत्तर देख लीजिए। युद्ध के 2 कारण थे यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना तथा समाजवादी प्रतिस्पर्धी। 1871 के बाद जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। समाजवादी प्रतिस्पर्धा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई। तो ये थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? तो जानते हैं, भारत की क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में यह एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जा सकता था। भारतीयों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसे काला एक्ट कहा गया और इसका घोर विरोध किया। इसी विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं।
चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो उत्तर जानते हैं कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया, एक प्रास्ताविक कार्यक्रम तथा दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताविक कार्यक्रम इस प्रकार थे। नंबर 1 में देखिए, सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए। और नंबर 2 में देख लीजिए, नंबर 2 कहता है कि सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, स्थानीय संस्थाओं की सरकार सदस्यता से इस्तीफा दिया जाए। और इसके पश्चात नंबर 4 में देख लीजिए, नंबर 4 कहता है कि सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार, वकील द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी विवाद पंचायती अदालत द्वारा निपटाया जाए। तो ये सब जो थे असहयोग आंदोलन के कारण थे। आगे कहता है, असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इनकार करे तथा विदेशी सामान का पूर्णतः बहिष्कार करे। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग, हाथ से बुने खादी का प्रयोग, कड़े कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा करना, कर नहीं देना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना करना शामिल था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। आंसर, 1920 के दशक में किसान ने अपने को वर्गीय संगठन तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसान के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति तथा साम्यवादी तथा अन्य वामपंथी दल द्वारा किसान में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान सभा का गठन हुआ। 1920 के आरंभिक दशक में बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जवेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुआ। मार्च 1928 को बिहटा, पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना किया। नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव तथा यमुना कार्यार्थी श्री गुरु नानक, श्री गुरुलाल एवं कैलाश लाल इसके प्रमंडलीय सचिव बने। इसके बाद 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। 1936 में बिहार में बक्सत भूमि स्वयं जोती हुई भूमि के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 के फैजपुर अधिवेशन में मुख्य मांग के रूप में जोड़ा। अगला प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसका क्या कारण थे। तो आंसर जानते हैं। बिहार में नील्हों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से या 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी।
इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसान को राहत दी गई। गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभाव का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीय नेताओं ने सरकार को युद्ध में स्वराज प्राप्ति की आशा में सहयोग दिया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ी। नंबर 2 में देख लीजिए। नंबर 2 कहता है सरकार की आर्थिक नीति की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नंबर 3 सरकार की युद्ध में व्यस्त पाकर क्रांतिकारी ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। नंबर 4 भारतीयों में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा किया। नंबर 5 विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी स्वराज प्राप्ति और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने हेतु प्रयासशील थे। एनी बेसेंट और तिलक ने गृह शासन की मांग के लिए वातावरण तैयार किया। अगला प्रश्न जानते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण पर प्रकाश डाले। आंसर जानते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्था ने हिंदू धर्म में प्रचलित बुराई जो था उसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियाँ तथा सामाजिक कुप्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका हत्या जैसी समस्याओं के समाधान के लिए जनमत तैयार करने में इन संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया। परिणाम स्वरूप सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना को जनमानस में कूट कूट कर भर दिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे अथवा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पूर्व सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की स्थापना किया। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। विरोध का एक और मुख्य कारण यह भी था कि भारत के शासन के संबंध में निर्णय विदेशी द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर कमीशन का स्वागत हड़ताल, प्रदर्शन, काले झंडे से हुआ तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन कमिश्नर की नियुक्ति से भारतीय दल में व्याप्त आपसी फूट एवं मतभेद की स्थिति से उबरने एवं राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने में सहयोग मिला। चलिए 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। रॉलेक्ट क्या है, इसका विरोध क्यों हुआ। तो आंसर जानते हैं। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा समिति के सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। पारित होने के बाद इस विधेयक को रॉलेक्ट के नाम से जाना गया, जहां पर भारतीय
नेताओं के विरोध के बाद भी यह विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इस कानून के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इस नियम के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चला सकती थी, उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकती थी तथा उसे दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का भी कानून कहा गया। इसे काला कानून एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस कानून को अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल हुआ। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद जी ने संभाला। यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया जिसमें लोगों को गोली का शिकार हुए। गांधी की गिरफ्तारी 8 अप्रैल 1919 को पलवल, हरियाणा में हुआ। इस विरोध के अंतिम परिणाम तिथि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में हुआ। रॉलेक्ट कानून के विरोध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित कर दिया। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन का कारण बताइए अथवा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो आंसर जानते हैं। तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की पराजय हुआ तो यहाँ पर तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया। भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया। इसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। तो आंसर जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ। इसका उद्देश्य था मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलवाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना, विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। ये जो था मुस्लिम लीग की। 13 नंबर प्रश्न जानिए। रॉलेक्ट क्या था। आंसर भारत में क्रांतिकारी को बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉलेक्ट लाया गया। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में रख सकता था। भारतीय ने इस कानून का तीव्र विरोध किया। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुई। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया। प्रारंभ में यह आंदोलन शिक्षित मध्य वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति से प्राप्त होने लगा। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लीडन द्वारा बनाई गई प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम के कर का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था, जिस कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादी के लिए मार्ग प्रदर्शित का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इलवर्ड बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दिया। चलिए अगला प्रश्न है, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो डांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना।
चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेता मजदूर आंदोलन को बंदी बनाकर मेरठ लाया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगा, शौकत उस्मानी, फिलिप सपाट तथा ब्रेन बेडली मुख्य थे। यानी मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेता को बंदी बनाकर मेरठ लाया और उन पर मुकदमा चलाया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। महात्मा गांधी के द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए जाने से कांग्रेस के एक वर्ग घोर निराशा और असंतोष फैल गया। देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा सशक्त नीति को अपनाए जाने पर बल देने लगा। उनका विचार था कि कांग्रेस को असेंबली में बहिष्कार की नीति त्याग देनी चाहिए, कैंसिल में प्रवेश कर सकती नीति के विरोध करना चाहिए तथा सरकार विरोधी जनमत तैयार करना चाहिए। यही वर्ग कांग्रेस का परिवर्तनवादी दल कहे जाने लगे। 1922 में कांग्रेस को गया अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश प्रश्न पर मतदान हुआ, जिसमें परिवर्तनवादी पराजित हुआ। इसके बाद 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक नवीन स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में 1923 में हुआ, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। इस दल ने कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी अलग नीति चलाने का निश्चय किया। स्वराजियों का भी उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति ही था, लेकिन इसे प्राप्त करने का उनका तरीका अलग था। इसके सदस्य चाहते थे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में प्रवेश कर वो सरकार पर दबाव डाले कि वो राष्ट्रीय मांगों की एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा करो, मांगों को एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा करे। सरकार अगर ऐसा नहीं करता है तो विधानमंडल के जरिए शासन करना असंभव कर दिया जाएगा। इसके सदस्य ने सरकारी पद पर स्वीकार नहीं करने, न्यायपालिका चुनाव में भाग नहीं लेने की प्रतिज्ञा की। साथ ही इसने विदेशी वस्तु के बहिष्कार और कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में सहयोग देने का भी निर्णय लिया। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करें। रॉलेट के विरोध में जनता पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई। 13 अप्रैल 1919 को हुए इन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली बरसा दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए। इससे सर्वत्र हाहाकार मच गया। विश्व भर में इस घटना की निंदा शुरू हुई और इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। चलिए, राष्ट्रवाद का अर्थ पूछा जा रहा है। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण महसूस हो सके। चलिए 20 नंबर प्रश्न, मोपाल कौन थे? केरल राज्य के दक्षिण मलाबार तट पर बसे मुसलमान पट्टेदार तथा खेतिहार को मोपाल कहा जाता था। अधिकांशतः छोटे किसान या छोटे व्यापारी थे। मोपाल मुख्यतः हिंदू, नबूदरी एवं नायर भूस्वामी के बटाईदार काश्तकार थे। 21 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त क्या है? अंग्रेज की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदार को एक निश्चित भू राजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार किसान से उससे अधिक लगान वसूल करते थे। 22 नंबर प्रश्न, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? छोटा नागपुर के उराव आदिवासी ने 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया। इस आंदोलन ने सामाजिक शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। इसके
एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा एवं आदिवासी नृत्य से दूर रहने की सलाह दी गई। 23 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? 5 फरवरी 1942 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई। अतः आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 24 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को लिखे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे: साइमन कमिश्नर का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार किया जाना, 1929 से 1930 को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भारत में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन में उभार का आना, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग तथा गांधी की 11 सूत्री मांग को इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न, खोड विद्रोह का परिचय दे। उड़ीसा के सामंतवादी रियासत के 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोड विद्रोह हुआ। यह विद्रोह उत्तराधिकारी विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। खोड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह के दुर्गम पर्वतीय श्रृंखलाओं कालाहांडी और बस्तर तक फैल गया। इसका विस्तृत तार को रोकने के लिए ब्रिटिश शासन ने विरोध का दमन शुरू किया। खोड के गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। 26 नंबर, बारदौली सत्याग्रह के कारण। क्या यह सत्याग्रह सफल रहा? गुजरात में स्थित बारदौली के किसानों ने सरकार द्वारा बदले गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। पटेल ने किसानों के लगान में हुई 22% की कर वृद्धि का विरोध किया तथा सरकार से मांग की कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि वापस ले। बारदौली पत्रिका के माध्यम से इसका प्रसार किया। कई बौद्धिक संगठन बनाए गए। आंदोलन का विरोध करने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा। इस आंदोलन में महिलाओं को भी सक्रिय भागीदारी रही। आंदोलन के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। अगस्त 1928 तक पूरे क्षेत्र में आंदोलन सक्रिय रहा रूप से फैल चुका था। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गांधी जी 2 अगस्त 1928 को बारदौली पहुंचे। गांधी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया। तो दोस्तों, ये था आपको वर्ग 10, जो वर्ग 10 का सामाजिक विज्ञान है उसका महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। भारत में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाए हैं आपके लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर। तो आप बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।